मैंने खाने का ऑर्डर दिया और इसी केस के बारे में सोचने लगा। इसी दौरान मेरा सेल फोन बज उठा। अजनबी नंबर मेरे फोन की स्क्रीन पर रोशन थे। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज में बड़ी तमीज से मेरे बारे में पूछा गया। आप इंस्पेक्टर जमाल बात कर रहे हैं? मैं वही हूं। आप कौन? मैंने आम से लहजे में पूछा। वही जिसने अपने नाना को अस्पताल ले जाने की इजाजत मांगी थी। सॉरी, मैंने आपको धोखा दिया। उसने दबे हुए लहजे में बात की। मैंने खुद पर काबू पाते हुए बात बढ़ाने के लिए पूछा। धोखा तो खैर दिया, लेकिन अब मुझे कॉल क्यों की? देखें, आपने जब मुझे नाना समेत जाने की इजाजत दी, मैं जानती हूं कि वो आपकी खालिस हमदर्दी की वजह से था और मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहां से निकलना था। आप सख्ती कर सकते थे, मुझे रोक सकते थे। मैं आपसे सॉरी करना चाहती थी, इसलिए कॉल की। और उसे कहते हुए यूं बात रोकी जैसे वो मजीद कुछ कहना चाहती हो। सॉरी, क्या जरूरत थी? मैंने तंजिया लहजे के बावजूद कोशिश के ना रोक पाया। मैं नहीं चाहती कि आपका ये अच्छापन खत्म हो जाए और मेरा धोखा किसी जरूरतमंद के आड़े आ जाए। उसे भारी लहजे में कहा। कोई मुजरिम इतना शरीफ भी होगा, ये मैंने पहली बार देखा है। वो नहीं, सॉरी। सुना है, मैंने फिर उसी तंजिया लहजे में कहा। मैं मुजरिम नहीं हूं मिस्टर जमाल, उसने एकदम सख्ती से कहा। फिर चंद लम्हे ठहर कर नरम लहजे में बोली। ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। और दूसरी बात गौर से सुन लो। तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो, जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम लोग हम तक नहीं पहुंच सकते। कम से कम 2 दिन से पहले तक तो नहीं। इसके बाद हम मंजरे आम पर आ जाएंगे। या तो तुम बहुत भोली हो या फिर बहुत अहमक। मैं तुम्हें कल इस वक्त से पहले तक अपने सामने ले आऊंगा। मैंने उसे चैलेंज देते हुए कहा। भूल है तुम्हारी इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे वक्त देने पर कोई बहस नहीं करना चाहती। हाँ, इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें पुलिस में नहीं किसी एनजीओ में काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम मुझे भोले और अहमक लग रहे हो, ये याद रखना। उसने कहा और कॉल ड्रॉप हो गई। मैं सेल फोन को घूरने लगा। उसे बहुत बड़ी बात कह दी थी, जिसे मैंने बड़े तहम्मुल से सुन लिया। गुस्सा करने का या झंझलाने का कोई फायदा नहीं था। मैं सेल फोन एक जानब रखकर सोचने लगा कि वो क्या चाहती है। ये कि हम इसके पीछे आए, या वो इसलिए इतनी बाएतमाद है कि वो सच कह रही है, या वो हमें अपने मतलब के किसी ट्रैक पर डालना चाह रही थी। मैं एकदम से कोई फैसला नहीं कर पाया। मैं उस वक्त तक सेल फोन को घूरता रहा जब तक वेटर ने मेरे सामने खाना नहीं लाकर रख दिया। वेटर खाना रख गया था। इससे पहले कि मैं खाना शुरू करता, मैंने अपने एक दोस्त को इस लड़की का फोन नंबर दे दिया था कि वो लोकेशन के साथ दूसरी मालूमात ले सके, वो कितनी रसाई रखती है। कुछ देर में पता चल जाता। मैं इस बारे में सोचने लगा। मैं उस वक्त रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर आ गया जब मेरे उस दोस्त का फोन मिला, जिसे मैंने मालूमात लेने के बारे में कहा था। जमाल, ये जो नंबर तुमने मुझे दिया है, ये कहीं भी जाहिर नहीं हो रहा, ना इसका कोई डाटा है, ना ये कहीं रजिस्टर्ड है। जाहिर है, फिर लोकेशन के बारे में क्या पता चलना है। उसे तफसील बताते हुए कहा तो उसके साथ ही मुझे समझ आ गई कि ये क्या मामला हो सकता है। वो इतने एतमाद से बात क्यों कर रही थी। वो हासी जदीद रसाई रखने वालों में से थी। मुझे एहसास होने लगा कि वो काफी मुश्किल साबित होगी। तभी मैंने अपने दोस्त से पूछा। उसने अभी मुझे इसी नंबर से कॉल की थी। तुम कोशिश करते रहना, तुम समझ सकती हो कि ये नंबर। मैं समझ गया। इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा, इसका पता करता हूँ। जाहिर है कोई अपनी बरादरी की है। उसे तेजी से कहते हुए कहका लगा दिया। मैं समझ रहा था कि अब ये नंबर उसके लिए भी चैलेंज बन गया है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो ये नंबर तलाश कर लेगा। थैंक यू, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। जदीद दुनिया में जुर्म काफी तेज जा रहा है। मुजरिम कंप्यूटर दौर की सहूलियात से बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगा है। नित नए सॉफ्टवेयर सामने आने लगे हैं जिनकी मदद से वो ऐसे चमत्कार दिखाते रहते हैं। अगरचे ये सॉफ्टवेयर किसी जगह बहुत काम आ सकते हैं अगर उन्हें मस्बत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन चोर बाजार में ये सॉफ्टवेयर बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं। अब छुरी का कसूर नहीं कि उससे फल काटा जाए या किसी का पेट। मैं एक गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाला था कि मुझे इसी नंबर से फिर कॉल आ गई। मैंने रिसीव कर ली तो दूसरी तरफ से उस लड़की ने हंसते हुए कहा, आपने जो मुझ तक पहुंचने का वक्त दिया था वो अभी वापस ले लें। मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद आपसे जरूर मिलूंगी। तुम कौन? मैंने इतना ही पूछा था कि वो फोन बंद कर गई। मैंने फोन जेब में रखा और सोचने लगा
कि ये केस कोई मामूली नोयत का नहीं लगता, ये बहुत फैला हुआ हो सकता है। मैं थाने में आ गया। उस वक्त दिल चाह रहा था कि मैं अपने सरकारी घर में जाऊं और जाकर अपने बेड पर लेट जाऊं। मैं चाह रहा था कि चंद घंटे आराम करने के बाद ताजा दम होकर ही थाने जाया जाए। इतनी भाग दौड़ के बाद इतना तो हक बनता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। हमने जो अपने तौर प्लान किया था उसके फीडबैक के बाद हमें एक्शन में आना था। थका हुआ होने के बावजूद मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैं उसके मुख्तलिफ पहलू पर सोच रहा था। मैं थाने में अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा ये सोचता चला जा रहा था कि मुजरिम मेरे सामने से गुजर जाए, फिर इतने एतमाद से मुझे चैलेंज कर रहा हो कि मैं इस तक नहीं पहुंच सकता, और फिर खुद ही मिलने की बात भी कर रहा हो। ये न सिर्फ मेरी अना पर कारी ज़रब थी, बल्कि मेरी पेशा वराना महारत को भी आजमाने वाली बात थी। यही सोचते हुए मुझे एकदम से ख्याल आया, वो साइंसदान हसन रिजवी इस लड़की के साथ यूं था जैसे उस लड़की ने उसे अगवा नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से इसके साथ हो। वो खुद वहां से निकलना चाह रहा था। क्या इसका ये अगवा ड्रामा था? क्या वो खुद अगवा हुआ था? उसे ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी? मैं चौंक गया। पहले मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। जैसे ही मेरी तवज्जो इस तरफ गई, कई सवाल खुद ब खुद खुदरो पौधों की मानिंद मेरे जहन में सर उठाने लगे। इसमें जो सवाल सबसे ज्यादा मुझे चुभने लगा वो यही था कि अगर हसन रिजवी खुद अगवा होना चाहता था तो क्यों? मैं इसी ट्रैक पर सोचता चला जा रहा था कि डीएसपी साहब का बुलावा आ गया। शाम होने से जरा पहले मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो इंस्पेक्टर दिलशाद और इंस्पेक्टर जफर बैठे हुए थे। मेरे बैठते ही इंस्पेक्टर दिलशाद बोला, कुछ पता चला? कोई सुराग, कोई रास्ता मिला? कुछ नहीं मिला, सिवाय इसके कि ये अगवा बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। मैंने जवाब दिया तो उसने मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई अहमकाना बात कह दी हो। फिर खुद ही सर हिलाते हुए बोला, वो तो है, मैंने एयरपोर्ट और उसके पार्किंग एरिया के सारे सीसी कैमरे छान मारे हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिला। ये कहकर वो रुका, फिर चौंकते हुए बोला, हैरत यह है इस वाकये की रिकॉर्डिंग तक नहीं हुई। सिर्फ इस साइंसदान की एयरपोर्ट से बाहर निकलने की एक जरा सी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? मैंने पूछा। हाँ ये लो, उसने कहा और अपने सेल फोन में मौजूद वो छोटा सा क्लिप निकाल कर मुझे दिखाया। वो 20 से 25 सेकंड का क्लिप था जिसमें हसन रिजवी काउंटर से बाहर निकल की जानब आ रहा था। ये वही बूढ़ा था। इस बार मुझे पूरा यकीन हो गया, क्योंकि इस क्लिप में बूढ़े ने वही कपड़े पहने हुए थे जब मैंने उसे देखा था। मैंने सेल फोन वापस ही किया था कि डीएसपी साहब आ गए। उनके साथ मुकामी स्पेशल सेल के 3 आदमी थे। वो सब बैठ गए। डीएसपी ने अब तक की रिपोर्ट ली, जिसमें सवाई चंद बातों के कुछ भी नहीं था। एक तो ये कि वो अगवा कैसे हुआ, और दूसरी ये कि उसमें इस्तेमाल होने वाली 4 व्हील जीपें चोरी की थीं, और तीसरी बात ये कि मकामी जराइम पेशा लोगों से पूछताछ शुरू हो गई थी। खुफिया के लोगों का बहुत ज्यादा चौकस होने के बावजूद अभी तक कोई सिरा पता नहीं मिला था। सर, ये प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन साइंसदान के अगवा का मकसद अभी तक सामने नहीं आया, इंस्पेक्टर दिलशाद ने कहा, और ना ही किसी मुजरिम का सुराग मिल सका है जिससे कम से कम ये अंदाजा लगाया जा सके कि इसका अगवा कौन कर सकते हैं। इंस्पेक्टर जफर ने अपना ख्याल बताया तो डीएसपी ने हमारी तरफ देखा, फिर स्पेशल ब्रांच के एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये साहब इस वक्त हमारे पास इसलिए आए हैं कि अभी कुछ देर पहले बरतानिया से यहाँ मालूमात पहुंची हैं। इन मालूमात के मुताबिक हसन रिजवी अचानक घर से निकले और एयरपोर्ट जा पहुंचे। यहां से वो पाकिस्तान आ गए। ये मीडिया पर जब शोर हुआ तब इन बरतानिया वालों को पता चला कि वो साइंसदान अगवा हो चुका है। इससे पहले हसन रिजवी की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, न किसी की धमकी, न कोई ऐसी बात। डीएसपी ने कहा तो सभी पर खामोशी तारी होगी। तब मैंने कहा, सर मेरी एक सोच है, मुमकिन है वो बाद में गलत साबित हो जाए, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। क्या है वो सोच? डीएसपी ने पूछा। मुमकिन है हसन रिजवी ने अपने अगवा का ड्रामा खुद ही रचाया हो, पूरी प्लानिंग की हो इसके लिए, और वो किसी की भी निगाहों से ओझल होना चाह रहे हो। मैंने इत्मीनान से कहा तो हुसूसी सेल वाले ने पूछा, आपकी सोच को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सोच की बुनियाद क्या है? दूसरी बात ये कि वो अपने आप को क्यों अगवा कराएगा, इसका क्या मकसद हो सकता है? डीएसपी ने पूछा। मैं कोई वजह नहीं बता सकता, इसका पता तो उनके पिछले दिनों से लग सकता है।
मैंने जवाब दिया, इंस्पेक्टर जमाल का ख्याल ठीक लग रहा है। इस हसूसी सेल वाले ने मेरी तरफ देखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। जब कोई न बोला तो वो कहता चला गया, पता चला है तकरीबन 2 माह से वो अपने घर में बंद था और ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। साइंसदान ऐसा करते ही रहते हैं। लेकिन घर में बंद होने से पहले उसने उस इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया था जिसमें वो तकरीबन 2 माह से वो अपने घर में बंद था और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। साइंसदान ऐसा करते ही रहते हैं। लेकिन घर में बंद होने से पहले उसने उस इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया था जिसमें वो पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था। इस इंस्टीट्यूट का मालिक डॉक्टर एलेक्स था। वो हसन रिजवी का दोस्त था और उसके मर जाने के बाद बहुत उदास था। वहां दूसरे कारकुन यही समझते थे कि डॉक्टर एलेक्स के बाद उसके दिल यहां नहीं लगता था, इसलिए हसन रिजवी ने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। तो फिर वो वजह उसी इंस्टीट्यूट से मिलेगी जिसके बायस ये अगवा या ड्रामा या जो कुछ भी हुआ। मैंने कहा तो वो खसूसी सेल वाला सर हिलाते हुए कहा, बरतानिया में इस पर तेजी से काम हो रहा है। एक टीम इसी पर काम कर रही है। मैं इन्हें ये बात भी बता देता हूँ, मुमकिन है कोई नई मालूमात सामने आ जाए। वैसे इनके 2 आदमी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप लोग करें काम और जल्द अज जल्द मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश करें। हमने 24 घंटे का वक्त दिया हुआ है जिसमें से 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, डीएसपी ने कहा और उठ गया। मैं डीएसपी के दफ्तर से निकल रहा था कि मेरे दोस्त का फोन आ गया। उसने मुझे अपने पास बुलाया था। उसे काफी हद तक कामयाबी मिली थी। मैं 20 मिनट के अंदर उसके पास पहुंच गया। हाँ जल्दी बताओ क्या बना, मैंने उसके पास बैठते हुए कहा। वो नंबर ट्रेस नहीं हुआ, बल्कि लगता है वो मुझसे भी ज्यादा कोई महा चीज है। मैं जब इस नंबर तक पहुंचता हूं तो उसने मेरे कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर डाली। बहुत मुश्किल से बचा हूं, उसने तेज से अंदाज में कहा। मतलब मैं ही समझूं कि तुम उसका नंबर नहीं तलाश, मैंने कहना चाहा, मगर उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं तलाश तो जरूर करूंगा, लेकिन ये किस वक्त हो सकेगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। मेरी और उसकी जंग जारी है, उसने खुरदरे से लहजे में कहा, जैसे वो शिकस्त के बाद भी अपनी हार को ज़हनी तौर पर तस्लीम करना कर रहा हो। ठीक है, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। शाम ढल चुकी थी। शहर भर की रोशनियां जगमगा रही थी। हसन रिजवी को अगवा किए 7 घंटों से ज्यादा वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक किसी को कोई भी सुराग नहीं मिला था कि वो कहाँ गया। मैं समझता था कि एक मुझे ही इल्म है कि वो लड़की और हसन रिजवी दोनों मेरे ही पास थे और निकल गए थे। अगरचे वहां दूसरे अहलकार भी थे, लेकिन किसी को इस बारे में एहसास नहीं था उन्होंने कौन सा तस्वीर देखी थी। मगर मुझे इतना जरूर एहसास था कि जैसे ही उन लोगों में से किसी को ये पता चल गया तो आला ऑफिसर्स मुझसे पूछताछ जरूर करेंगे कि मैंने इनके बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे एकदम से बेचैनी होने लगी। मैं जल्द अज जल्द उन तक पहुंच जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास उसका कोई सुराग नहीं था। मैंने सब कुछ अपने जहन से निकाला और अपने सरकारी घर की तरफ चल पड़ा। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता था। मैंने कपड़े बदले और इजी हो गया, लेकिन मैं आराम न कर सका। मुझे चैन नहीं आया और मैं अपने दोस्त से मिलने चल पड़ा। जब मैं उसकी तरफ जाने लगा तो उसे अपनी आमद के बारे में फोन किया था। उसने मुझे कहा कि मैं आते हुए मार्केट से कुछ खाने पीने को लेता हूं। मैं मार्केट पहुंचा, कार पार्क की और एक स्टोर की जानिब बढ़ गया। मैं जैसे ही स्टोर में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि वही लड़की सामने काउंटर के पास खड़ी खरीदारी कर रही है। पहले तो मैंने अपना वहम ही समझा, मगर जल्द ही मुझे यकीन हो गया कि वही लड़की है। एक बहुत बड़ी कामयाबी मेरे हाथ लग चली थी। मजीद फोर्स बुलवाने में देर हो जाने थी। मैंने खुद को उसे पकड़ने का फैसला कर लिया। मैं गेट ही के पास रुकने की बजाय उसके बिल्कुल पीछे जा खड़ा हुआ। उसके साथ ही अपना पिस्टल निकाला और उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, लो जी हम पहुंच गए हैं। वो मुड़ी नहीं, बड़े सुकून से बोली, मैं तो चाहती थी तुम मुसीबत में ना पड़ो, लेकिन अब क्या किया जाए। ठीक है, कर लो गिरफ्तार। उसने कोई मजाहमत ना की। मेरे लाशौर में था कि वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो इंतहाई चालाक लड़की है। एक बार धोखा दे चुकी है और मैं कतई रिस्क नहीं लेना चाहता था और बड़ी बेदर्दी से पकड़कर इसे बांध लिया। मार्केट वालों ने जरा भी दखल अंदाजी नहीं की। करते भी तो मैं अपना आप दिखा देता कि मैं कौन हूं। इसलिए किसी ने भी कोई रुकावट पैदा नहीं की और न किसी ने मजामत की। जैसे ही मैंने उसे कार की अगली नशिस्त पर बैठाया, वो बोली,
देखो तुमने मुझे पकड़ लिया है, जाहिर है अब तुम मुझ पर तशद्दुद करोगे कि नाना जी कहाँ हैं। मैं बता दूंगी, लेकिन थाने ले जाने से पहले तुम कहीं भी मेरी बात सुन लो, फिर जो जी चाहे करना, चाहे यही कार में बैठकर मेरी बात सुन लो। ओके, मैं सुनता हूँ तुम्हारी बात। मैं उसे थाने ले जाने की बजाय अपने दोस्त के घर ही ले गया। वो एक लड़की को साथ देकर हैरान रह गया। मैंने उसे उसी कमरे में बैठा दिया। नया पैराग्राफ। क्या कहा उसने? मैंने पूछा। जी ये उसकी वीडियो है, आप खुद उसकी बात सुन लें। उसने सेल फोन में वीडियो लगाकर मुझे दे दिया। इस वीडियो में एक नौहेज लड़की, जिसे जीन और टी शर्ट पहनी हुई थी, फर्श पर बंधी पड़ी थी और कह रही थी, मेरा नाना हसन रिजवी अली आलमी रैंक के साइंसदान हैं। उन्होंने बहुत अरसा एलेक्स लेबोरेटरी लंदन में काम किया है। वह वहां से भागकर अपने मुल्क आ गए हैं क्योंकि एलेक्स की मौत के बाद मौजूदा सरबराह टॉम से उनकी नहीं बनी। वजह तनाज़ा एक बहुत पुराना तजर्बा जिसे टॉम गलत इस्तेमाल करना चाहता है। मैं इसकी तफसीलात नहीं बता सकती। अगर ये तजर्बा रोका ना गया तो एक बहुत बड़ी आफत दुनिया में पैदा हो जाएगी। वो तजर्बा किस जगह पर हो रहा है जिसका सिर्फ एक हिस्सा मेरे नाना को मालूम है। टॉम और उसके इर्द गिर्द के लोग इसे मनफी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे नाना सिर्फ इसलिए छुप गए हैं ताकि वो तजर्बा किसी तौर नाकाम हो जाए। इस तजर्बे की तफसीलात क्या हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, और मालूम भी होता तो मैं ना बताती, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि वो तजर्बा कहाँ हो रहा है। मेरे नाना भी फकत सिर्फ इतना जानते हैं, वो किसी जजीरे में हो रहा है। उन्होंने अगर वो आफत दुनिया के सामने आ गई तो हमारा मुल्क बदनाम होगा। उस लड़की ने बड़े एतमाद से कहा। तो फिर इसे कैसे रोका जाए? इंस्पेक्टर ने पूछा। चंद दिन तक खुद ही पता चल जाएगा, लड़की ने अजीब से लहजे में कहा। इसके बाद वो वीडियो खत्म हो गई। वो लड़की कहाँ है? मैंने पूछा। कराची में, अभी मेरे दोस्त के घर है। ये भी कल ही की तो बात है। तुम इस लड़की की गिरफ्तारी बारे अपने बड़ों को नहीं बता सकते? मैंने पूछा तो उसने सर हिलाते हुए कहा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, बल्कि इसलिए कि अगर ये सच है तो वो आफत क्या है, कहाँ है, कैसी है। अगर है तो उससे महलूके खुदा को बचाया जाए, पता तो चले कि आखिर है क्या। फिर तो डॉक्टर हसन रिजवी से मिलना बहुत जरूरी है, मैंने तशवीश से कहा। लेकिन एक बात है, फहीम ने तेजी से कहा। वो क्या? मैंने पूछा। लड़की ने कहा कि वो किसी जजीरे पर हो रहा है। जब तक आप हसन रिजवी से मिलते हैं तब तक हम कोशिश करेंगे कि बहीरा अरब में कहीं वो जजीरा हो। तुम कैसे तलाश कर लोगे? मैंने पूछा। हमारे पास ऐसा कुछ निजाम है कि यहीं बैठकर पूरा बहीरा अरब छान मारेंगे। फहीम ने तेजी से कहा तो इंस्पेक्टर फौरन बोल उठा। ये तो मुझे भी यकीन है कि वो बहीरा अरब ही में होगा। मैंने कल ऐसे ही किसी जजीरे के बारे में छानबीन की थी। एक जजीरे बारे मालूम हुआ है कि 15 साल से उस पर किसी ऐसी महलूक का साया है कि जो भी उनके नजदीक जाता है वो जल जाता है। इस बारे बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल रही हैं। मुमकिन है कि वही हो। बिल्कुल वही होगा, फहीम ने हाथ पर हाथ मारते हुए पुरजोश लहजे में कहा। मैं इसकी केमिस्ट्री समझ गया हूं। तो फिर ठीक है, तलाश करो, हम वहां तक पहुंचते हैं। मैंने कहा। क्या हम पहुंच जाएंगे? इंस्पेक्टर ने जोश में आते हुए कहा। हाँ पहुंच जाएंगे। तुम ऐसा करो, इस लड़की से बात कराओ। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। उसका सेल फोन तो मेरे पास है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। फिर एकदम से सोचते हुए बोला, अपने दोस्त के जरिए बात करवा सकता हूं। ये कहते हुए उसने अपना सेल फोन निकाला और नंबर पुश करते हुए राब्ता किया। फिर उसने तारफ करा के उस लड़की से बात करवाने के बारे में कहा। राब्ता हो गया। देखो तुम्हारा नाम कुछ भी है, लेकिन वो आफत क्या है, या जो भी है, हम तुम्हारे नाना की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। हमें बताओ या डॉक्टर से बात करा दो। मैंने उसे समझाते हुए कहा। देखिए मैं कैसे यकीन कर लूं कि। उसने कहना चाहा तो मैंने इसकी बात काटते हुए कहा। इतना तो मैं जान गया हूं कि ये तजर्बा बहीरा अरब किसी जजीरे में हो रहा है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे नाना क्या चाहते हैं? मैं इस बारे में नहीं जानता। ज्यादा से ज्यादा हम 1 घंटे तक इस जजीरे को तलाश कर लेंगे। इस तक पहुंचने में भी हमें इतना वक्त नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा? तुम लोग मशकूक हो जाओगे, मैंने समझाया। देखें, जहां तक मेरी मालूमात है, इस जजीरे पर एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। वहां पर बहुत सारे बेगुनाह मासूम लोग हैं। क्या तुम इन्हें बचा पाओगे? उसने रोहन से होते हुए कहा। अब जबकि तुम लोग कुछ नहीं बता रहे
तो हम क्या कर पाएंगे? जो हो सका वही करेंगे ना, मैंने उकताए हुए कहा। शायद मैं ना बताती, लेकिन वो आफत सर उठा चुकी है। मैं आपको तफसील से बता देती हूँ, फिर आपकी मर्जी कि आप इसकी रोक सकते हैं या नहीं। उसने मुर्दा लहजे में कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये कहते हुए मैंने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि वो सब सुन सकें। वो कहती चली गई। नया पैराग्राफ। तहद्दे निगाह नीलगु समुंदर दिन की रोशनी में चमक रहा था। साहल से कोई 100 नॉटिकल दूर वो जजीरा इंतहाई सरसब्ज था। 15 बरस से पहले किसी ने वो जजीरा देखा हो या उस पर कोई गया हो तो इस बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन तकरीबन 15 बरस से इस जजीरे के बारे में अजीबोगरीब बातें फैली हुई थी। कोई कहता था उस पर रूहों का ठिकाना बन गया है, किसी ने कहा उस पर जिन्नों का कब्जा है। कोई ये किस्सा सुना था कि इस पर आसमानी महलूक आनाबाद हुई है। वो महलूक किसी को जजीरे के करीब भी नहीं फटकने देती। ये बातें उस वक्त फैली जबकि बूले बटके माहीगीर इस जजीरे की जानिब गए तो उनकी कश्ती अचानक टूट फूट गई या उसमें आग लग जाती। ऊपर तले के लोगों के साथ ऐसा वाकया हुआ तो एकदम से लोग खौफजदा होकर सहम गए। कुछ यार लोग ये तजर्बा करने भी गए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ तो लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे इस जजीरे की तरफ जाना ही भूल गए। किसी भूले भटके के साथ क्या हुआ ये भी किसी को मालूम नहीं। उस सरसब्दो शराब जजीरे पर इंसानी जिंदगी थी जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। वो जजीरा तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। साहिल के साथ साथ घना जंगल था जिसपे पाम और दूसरे कई किस्म के दरख्त हवा में झूमते रहते थे। झाड़ियां, जंगली बूटियां और फूलदार पौधों की बहुतात थी। पहाड़ियों के जैसे बड़े बड़े मट्टी के ढेर, कहीं गड़े और शुमाल मशरिक की तरफ ऊंची जमीन से फूटता चश्मा जिसे पानी जजीरे के बिल्कुल दरमियान में काफी सारी खाली जगह से होता हुआ जुनूब मगरिब की तरफ से समुद्र में गिर जाता था। इस बहते हुए पानी के पास लकड़ी का घर बना हुआ था जिसमें एक मजबूत कद काठ की लंबी सी खूबसूरत खातून रहती थी। उसका गोरा रंग और नकूशी बताते थे कि वो यूरोपीय मुल्क से ताल्लुक रखती है। उसकी शहरियत बरतानिया की थी। उसका नाम एमिली था। यहाँ आने से पहले वो बरतानिया के एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसके पास 5 बच्चे थे। एक 13 साल चंद माह का लड़का हैरी, फिर 2 लड़कियां 12 और 11 साल की लॉरेन और जोसेफिन, फिर 10 और 9 साल के लड़के जशवा और जैकब थे। उसका शौहर वाटसन भी इनके साथ रहता था, लेकिन उसका ज्यादातर वक्त अपनी लेबोरेटरी में गुजर जाता जो उनके घर से कुछ फासले पर बनी हुई थी। वो पेशे के एतबार से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। वो अपनी लेबोरेटरी में तजर्बात करता रहता था। उन 5 बच्चों में से 4 बच्चे उनकी औलाद नहीं थे, लेकिन वो इन्हें औलाद ही की माने समझते थे। जब वो जजीरे पर आ गए तो उनके साथ हैरी था। यही उनका सगा बेटा था। उसके बाद उनके बच्चे पहुंचाए जाते रहे उन तक बच्चे पहुंचाए जाते रहे। उन बच्चों को यही बताया गया कि वो सब आपस में बहन भाई हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। हर 15 दिन बाद एक हेलीकॉप्टर आता और उनकी मतलूबा जरूरत की चीजें वहां पहुंच जाती। वो हेलीकॉप्टर कभी ठहर जाता और कभी नहीं। कभी उनकी चीजें फेंक कर चला जाता और फिर रुकता भी तो बहुत कम वक्त के लिए। पहली बात थी कि उनमें से कोई बहुत कम बीमार हुआ था। अगर कोई मामूली बीमार हो जाता तो उसके लिए दवाएं मौजूद थी। वाटसन कभी किसी के साथ बराह रास्त नहीं मिला था। उसे जो चीज चाहिए होती थी वो फोन पर कह देता। बहुत जरूरी होता तो हेलीकॉप्टर 15 दिन से पहले भी आ जाता। इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। वो सुकून से वहां आबाद थे। एमिली अपने घर के सारे काम खत्म करके बच्चों को पढ़ाने लग जाती। जब तक जी चाहता वो पढ़ते और फिर खेलते कूदते। पिछले 15 बरस से यही मामूल चला रहा था। यहाँ आने के बाद उनमें से ना तो कभी कोई जजीरे से गया और ना ही उन्हें बाहर की दुनिया की खबर थी कि क्या हो रहा है। अगर कोई मालूमात होती थी तो वो वाटसन ही जानता था। कुदरती तौर पर वो इस माहौल, पुरसकून माहौल के आदी हो चुके थे। बच्चे खेलने के लिए दूर निकल जाते। उन्हें वहां कोई डर नहीं था। वाटसन ने इन्हें इजाजत दे रखी थी। वो कभी मिट्टी के घर बनाते, कभी बहते हुए पानी पर पुल बनाने लगते। उन्होंने एक कश्ती भी बनानी शुरू कर दी थी। जब कुछ उन्हें समझ ना आता तो कभी वो वाटसन से मदद लेते और कभी एमिली से। यही उनका खेल था। वाटसन उन्हें ऐसे खेल खेलने को कहता था जिससे वो सीख सकें।
उन्होंने इन बच्चों में सीखने का जज्बा और शौक भर दिया था। वो यहाँ आए कैसे? इस पर एमिली कभी कभी सोचती तो हैरान रह जाती। अगरचे वो यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन यहाँ आकर वो ऐसी जिंदगी गुजारेगी, इस बारे में उसने सोचा भी नहीं था। लंदन की शोर शराबे वाली तेज जिंदगी से निकलकर पुरसुकून माहौल में आना उसे अच्छा लगा था। फिर धीरे धीरे उकताहट होने लगी। उसके साथ उसका शौहर वाटसन और बेटा हैरी था। वो इनमें खोकर रह गई। फिर पता ही नहीं चला कि लगभग 14 साल का अरसा कैसे गुजर गया, यहाँ तक कि वो इस माहौल की आदी हो गई। एमिली की वाटसन के साथ शादी हुए 6 बरस से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया था। दोनों ही को अपनी औलाद की बहुत चाहत थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे इनकी कोई उम्मीद बर आती। दोनों ही अपनी मसरूफ जिंदगी में खोए हुए थे, लेकिन शाम से सुबह तक दोनों ही अपने घर का सन्नाटा महसूस करते और फिर सर्द आबर के रह जाते। फितरी तौर पर उन्होंने औलाद के लिए डॉक्टर से रजू किया, अपना चेकअप करवाया। साल भर बाद उन्हें शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा कि एमिली में मां बनने की सलाहियत बहुत कम है और वाटसन से तो उसकी औलाद हो ही नहीं सकती। इस खबर ने उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब करके रख दिया था। उन्होंने इस हकीकत का बहुत असर लिया। वाटसन ने बहुत सोचकर एमिली को छोड़ देने का फैसला कर लिया ताकि वो अपनी औलाद की ख्वाहिश को पूरा कर सके। लेकिन एमिली अभी मायूस नहीं हुई थी। उसे मजीद डॉक्टर्स को दिखाने और उनसे मशवरा करने की बाबत कहा। इसी कोशिश में वो एक दिन डॉक्टर एलेक्स से जा मिले। वो गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ जेनेटिक इंजीनियर भी था। चंद मुलाकातों और बहुत सारे टेस्ट के बाद एक दिन डॉक्टर एलेक्स ने दोनों को अपने घर डिनर पर मदऊ किया। मैंने तुम दोनों को इसलिए डिनर पर बुलाया है कि मैं तफसील से बात कर सकूं, क्योंकि आखिरकार फैसला तुम दोनों ने करना है, डॉक्टर एलेक्स ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो वाटसन ने पूछा, कैसी बात और कैसा फैसला डॉक्टर? इस पर डॉक्टर एलेक्स ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर बड़े सनसनीखेज अंदाज में उनसे कहा, तुम दोनों माँ बाप बन सकते हो, मगर ये कहकर वो खामोश हो गया। जिस पर एमिली ने बेसब्री से पूछा, मैं माँ बन सकती हूँ? वाटसन बाप बन सकता है, मगर कैसे? वही बता रहा हूँ। जाहिर है तुम दोनों के यहाँ जो बच्चा हो सकता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी ही होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन भी है कि तुम साहबे औलाद हो जाओगे और इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे हों। ये भी मुमकिन है, मगर मैं और मेरी टीम एक तजर्बा करना चाहते हैं। अगर तुम लोग तावन करो तो हम दोनों का काम हो सकता है। डॉक्टर एलेक्स ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये कैसा तजर्बा है और हमारा तावन क्या होगा? वाटसन ने कहा, देखो, हम ये तजर्बा करना चाहते हैं कि चंद बच्चों को ऐसे माहौल में रखा जाए और वहां उनकी परवरिश की जाए जो हर तरह की आलूदगी से पाक हो, बिल्कुल फितरी माहौल। एक खास अरसे तक उन्हें ऐसे माहौल में रखने के बाद उन्हें जांचा जाए, उनका मुशाहिदा किया जाए कि उनमें किस किस्म की सलाहियतें बेदार होती हैं जो यहाँ के माहौल में नहीं हो सकती। इसके अलावा और बहुत सारी स्टडी है जो हम करना चाहते हैं। डॉक्टर एलेक्स ने इसे समझाते हुए कहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? एमिली ने इश्तियाक से पूछा। एमिली के बतन से जो वाटसन का बच्चा होगा, इसे आप साथ रखें। आप दोनों को मजीद बच्चे दिए जाएंगे, उन्हें भी आपको पालना होगा, जिसका आपको बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा और सहूलियात भी दी जाएंगी। लेकिन आपको दुनिया से कटकर एक बेआबाद जजीरे में 13 से 14 बरस तक के दरमियान रहना होगा। डॉक्टर एलेक्स ने तफसील से उन्हें बता दिया। और हम दोनों का कैरियर? वाटसन ने पूछा। जाहिर है उसकी कुर्बानी देना होगी। वाटसन इस दौरान अपना काम करता रहे। 15 बरस बाद जब वो यहाँ वापस आएगा तो फिर से अपने काम का आगाज कर सकता है। मुमकिन है तुम्हें काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हम मुआवजा ही इतना देंगे कि बाद में काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एमिली तो अपना काम करती रहे, आखिर उसने बच्चों को पढ़ाना भी तो होगा जो बाद में यहाँ की मामूल की जिंदगी अपना सकें। डॉक्टर एलेक्स ने हतमी अंदाज में कहा तो दोनों के सवालों का जवाब देता रहा, यहाँ तक कि डिनर के बाद इन्हें सोचने का वक्त दे दिया कि वो एक हफ्ते सोच कर बता दें। वो दोनों ही इंतहाई जज्बाती कैफियत से गुजर रहे थे। हफ्ते भर बाद उन्होंने इन तहकीकात में शामिल होने का फैसला करके डॉक्टर एलेक्स को बता दिया कि वो राजी हैं। अगले हफ्ते में वाटसन और एमिली को डॉक्टर एलेक्स के तहकीकी इदारे के अस्पताल में रखा गया। उनके मुख्तलिफ टेस्ट होते रहे। डॉक्टर्स की पूरी एक टीम उनकी देखभाल करने लगी। कोई नर्स भी उनके करीब नहीं जाने दी जाती थी, यहाँ तक कि एमिली
उम्मीद से होगी। वाटसन काम पर जाने लगा और एमिली को एक अलग घर में रखा गया जहां हर वक्त उसकी निगरानी की जाती, उसके खाने पीने से लेकर उसकी सेहत तक, उठने बैठने से लेकर वर्जिश तक। हर घंटे की रिपोर्ट डॉक्टर एलेक्स को जाती थी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में होता। 9 माह बाद उसके यहाँ हैरी पैदा हुआ। वो बहुत खुश थी। एक ख्वाब पूरा हो गया था जिसके एवज इन्हें 14 बरस तक जिलावतनी एख्तियार करनी थी और जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार हो गई थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।